कैसे जर्नी शुरू हुई आपकी पढ़ाई लिखाई? आप एक ऐसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं जहां बड़ी मुश्किलें होती हैं, जहां पे माता पिता ये कहते हैं कि राजनीति छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, एक छोटी सी नौकरी कर लो। तो ये पूरा संघर्ष कैसा था? जैसा कि एक तरफ पढ़ाई थी, एक तरफ घर परिवार की जिम्मेदारी थी, कुछ करना है, और सीमित समय में सीमित संसाधन, बहुत ज्यादा तो पैसे थे नहीं तो सीमित समय में आपको नौकरी भी करनी है, आपको कहीं सिलेक्शन भी लेना है, और ऐसे में छात्र राजनीति की ओर जाना, जहां पर आपको ऐसा माना जाता है कि आप पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। अपने यहाँ जैसे कि गांव में कहावत है ना कि यदि आपको पढ़ाई लिखाई किसी तैयारी के लिए कर रहे हैं तो घर परिवार वाले गाय भैंस बेच देंगे, खेती बाड़ी बेच देंगे, माताएं गहना बेच देंगी, लेकिन छात्र राजनीति चुनाव लड़ने के लिए आपका नाम कटा करके आपको घर बैठा दिया जाए, घर से निकाला भी जा सकता है। तो इस तरीके की। किसने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव तो हमारे दोस्तों ने कहा, मतलब जो हमारे साथ के थे उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हालैंड हॉल हॉस्टल में रहता था, तो जो हमारे साथ के थे, हमारे बैचमेट्स थे, कुछ सीनियर्स थे। आप छात्र राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जो चुनाव, छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए, ये सही है या गलत है? लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मत का इन्होंने जैसे क्लोजअप कर दिया या शटर गिरा दिया इसका, तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। चुनाव होने चाहिए क्योंकि इसमें तमाम मूल्यों को छात्र सीखते हैं और अपनी बातों को बताना भी, और समाज में कैसे जाएंगे, सारी एक नर्सरी होती है। ठीक है, मतलब ये कि पढ़ाई के दौरान विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक चीज, दूसरी चीज है, एक तो चुनाव होने बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्या है कि जो व्यापारिक पुत्र हैं, नेता पुत्र हैं, जिनकी पैरासूट लैंडिंग होती है, वो एक मजबूत विपक्ष की तरह, एक मजबूत समाज में जब सरकारों का विरोध आप देखेंगे कि नहीं हो पाता है या विपक्ष को दबा दिया जाता है या जेलों में ठूस दिया जाता है, तभी ये जो छात्र नेता, इतिहास भी हमारा कहता है कि सड़कों पर उतर करके आंखों में आंखें डाल करके एक रेजिस्टेंस का काम करना और एक आवाज उठाने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होने वाला है? बिहार जो है वह धरती रही है सामाजिक न्याय की। बिहार जो धरती रही है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, बिहार वह धरती रही है कि जहां पर महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन चंपारण में किया जब अफ्रीका से लौट करके आए। तो बिहार जो देश को, विश्व को एक जगह, एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा था, पूरे अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के बाद के भी आंदोलन में, आजादी के बाद के भी आंदोलन में, जिनका हमने नाम लिया, एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। लेकिन आज के समय में जो वहां का यूथ है वह अशिक्षित तौर पर, एक जो अनस्किल्ड लेबर या बाहर एक अपने जीवन जीने की जो प्रत्याशा, जीवन जीने की आशा को बिहार में नहीं बल्कि पंजाब से लेकर के कर्नाटका में या हरियाणा में एक प्रवासी मजदूर की तौर पर देखने के लिए मजबूर है। जेएनयू को लेकर आप क्या सोचते हैं? जेएनयू शुरू से ही रेजिस्टेंस की धरती रही है, हमेशा से ही विरोध की धरती रही है। जेएनयू जो है आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। वह जीवन जीने का जरूरी नहीं है कि छात्र नेता ही हो, वहाँ का जो आम छात्र है उसकी भी गिनती है। यदि कोई विकलांग है, दिव्यांग है, उसकी भी गिनती है। यदि कोई जिस भी जाति वर्ग से आ रहा हो उसकी भी गिनती है। ठीक है, जेएनयू जो है लगातार आप देखेंगे कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, पॉलिसीज के खिलाफ बोलते आया। बिहार के विश्वविद्यालयों को मारा के एकदम खत्म कर दिया। 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन होता है। बिल्कुल, तीन साल का ग्रेजुएशन, 5 6 साल। मुजफ्फरपुर की अलग स्थिति खराब है, गया की अलग स्थिति खराब है, भागलपुर, मधेपुरा, हर जगह। और हम उत्तर प्रदेश में भी आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी यही कमोबेश स्थितियां हैं। तो सवाल यह है कि जब लोगों को दिखेगा ही नहीं कि देश में एक यह भी विश्वविद्यालय है जहां पर हम सीमित पैसों में, सीमित संसाधन में हम पढ़ाई लिखाई कर ले रहे हैं, तो लोग सवाल करेंगे जब जेएनयू में ऐसी पढ़ाइयां हो रही हैं तो वह पढ़ाई काशी विद्यापीठ में क्यों नहीं है, वह पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है, वह कम फीस में हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में क्यों नहीं रह पा रहे हैं, हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं रह पा रहे हैं, हम पटना, मुजफ्फरपुर, गया के जहां पर कॉलेज है हम क्यों नहीं रह पा रहे। तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से इनके ऊपर हमला बोला जा रहा है कि जिसको जेएनयू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मसला ये है कि इनके गुरु मनु, इनके गुरु द्रोण, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये आपका अंगूठा भी मांगेंगे और अंगूठा भी कटवा लेंगे और आप वो नहीं काटेंगे, आप अपने से काट करके अर्पण कर दे लोग। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये उसी तरीके का देश बनाना चाहते हैं। आजादी के बाद संविधान यहाँ पर स्थापित हुआ, संविधान की यह देन है कि ये सारे लोग, सारे वर्ग के लोग मुख्य धारा में आए, लेकिन वर्तमान समय की जो सरकार है इन्हें फिर से मनु के राज में भेजना चाहती है, गुरु द्रोण के राज में भेजना चाहती है। यह स्ट्रक्चर्ड वायलेंस जो है, ऐसे समझिए कि मेढक है, एक कढ़ाई में डाल दिए आप, ठंडा पानी है, धीरे धीरे आंच लगा रहे हैं। मेढक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वह
परिवर्तन कर लेता है अपने आप को, अपने शरीर को, हाँ, तो उसको समझ नहीं आता, लेकिन एक हिट के बाद वो मर जाता है उसी में। तो जो स्ट्रक्चर्ड वायलेंस है, यह स्ट्रक्चर्ड वायलेंस इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर किया जा रहा है, उनके खिलाफ किया जा रहा है। या मेढक वाली जो अवस्था है, या मेढक देश का ओबीसी, एससी, एसटी है, जिसके ऊपर स्ट्रक्चर्ड वायलेंस हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इस देश में हिंदू को खतरा है? मूल सवाल है कि जो हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे अटैक हो रहा है। मूल सवाल है कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हमारे उस प्रियम्बल पे अटैक हो रहा है। खतरा जो हमारी अशिक्षा है उससे, खतरा जो गैर बराबरी है उससे, खतरा जो प्राइमरी स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है उससे, खतरा जो लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उससे, खतरा जो लगातार किसान और छात्र आत्महत्या कर रहे हैं उससे है, खतरा जो लगातार जीडीपी गिर रही है उससे है, खतरा जो लगातार जो विश्वविद्यालयों में छात्र पहुंच रहे हैं उनका जो स्कॉलरशिप काटी जा रही है उससे है, खतरा जो लगातार आरक्षण पर हमला किया जा रहा है उससे है, खतरा जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है उससे है, खतरा जो लगातार एक तरह की सांप्रदायिक राजनीति, एक तरह की सांप्रदायिक विचारधारा जो आरएसएस द्वारा थोपी जा रही है उससे, खतरा नरेंद्र मोदी की कुर्सी को है, उस कुर्सी को बचाने के लिए सारे प्रोपेगेंडे करते हैं। तो सवाल यह है कि जो यह हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, क्या जो आरएसएस का हिंदू राष्ट्र होगा उसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की स्थिति क्या होगी? सच यह है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की स्थिति जो इटावा में घटना हुई वही होगी। बिहार में चुनावी लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हमें सिर्फ वहां पर चुनाव ही नहीं जीतना, हमारी यह भी लड़ाई है कि जो मनुष्य है उसको हम मानवता कम से कम सिखाएं। जो रोज वायलेंस उनके दिमागों में डाला जा रहा है, जो रोज हेट उनके दिमागों में डाला जा रहा है, जो रोज घृणा उनके दिमागों में डाला जा रहा है। कहने को आप चुनाव जीत जा रहे हो, लेकिन आप समाज को कैसा बना रहे हो, आप इस देश को कैसा बना रहे हो? जो देश की दुर्गति है, क्या नेहरू जी जिम्मेदार हैं इसके लिए? मोदी से सवाल यह है कि तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवा क्यों लूटा गया। तो साथियों, हमें समझना होगा कि एक नेहरू थे, एक इंदिरा थी, एक मनमोहन सिंह थे। इन्होंने शांतिपूर्वक बहुत उस तरीके का काम किया जो कि देश की बुनियादी ढांचे को बनाया। बांग्लादेश का भी युद्ध हो रहा था, निक्सन ने बोला कि हमारा 7वां बेड़ा जो है वह पहुंचने वाला है, तो इंदिरा गांधी ने वह मजबूत स्टैंड लिया कि 7वां बेड़ा हो चाहे 77वां बेड़ा, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, हम खुद निपट लेंगे। तो हमें इस तरीके की एक राजनीतिक नेतृत्व चाहिए।